हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली फोकस्ड है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने पूछा था कि उसमें क्या आने वाला है, तो उस चीज़ का डिटेल देते हुए आज का वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट वीडियो है। एक्चुअली मेरे को लाइव सेशन ही लेना था, बट टाइम कंस्ट्रेंट के चक्कर में मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पेपर में आने क्या वाला है। तो पेपर है अपना मैथ का, यानी मनीष इंस्टीट्यूट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मेजर इसमें जो चीज़ है एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है, उसके बाद आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज़ें कवर करता है। नंबर वन वो है क्वांट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअल पूरा नाम होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इसी को कहते हैं मेंटल एबिलिटी। ये बंदे की मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एरिया होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है LR। LR मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये बंदे की लॉजिक वाली एबिलिटी को चेक करता है, लॉजिकल एबिलिटी कि बंदे में लॉजिक कितना है। ठीक है, कि मतलब बंदा दो चीज को या समझ के या तीन चीज को समझ के एक चौथी चीज का लॉजिक निकाल पाता है या नहीं, उस बेसिस पे। ठीक है, और तीसरा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये होता है ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी। बेसिकली ये तीन एबिलिटी को चेक करता है। और ये जरूरी क्यों है जेई पर्सपेक्टिव से, उसका मैं रीजन देता हूँ। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जिस बंदे में तीन कैपेबिलिटी होंगी ना, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी और ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी, वो कोई भी एरिया पढ़ेगा ना या किसी भी एरिया में काम करेगा। ठीक है, तो ये एबिलिटी एक जनरल बंदे का एप्टीट्यूड बनाती है। मतलब देखो, एप्टीट्यूड जो होता है ना, वो इंसान के अंदर के जो एबिलिटी है उसको टेस्ट करता है कि मतलब हाँ, बंदा कितना अच्छा मेंटली है, कितना अच्छा लॉजिकली है और कितना अच्छा ऑब्जर्वेशनल बंदा है, किसी चीज को देख के कुछ बता पाता है या नहीं बता पाता है। ठीक है, ये तीनों एबिलिटी लाइफ में तुम्हें आज नहीं, आने वाले लाइफ टाइम तक यूजफुल होगी। ठीक है, आप IIT में चले गए, वहां पे आपने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग के बाद जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये पक्का पूछा जाता है। काफी बार क्या होता है कि फाइनेंस की कंपनियां आती हैं, आप तो इंजीनियर हो, फाइनेंस की कंपनी में जाने का आपको क्या जरूरत है। तो इस चीजों की नॉलेज को चेक करके वो आप लोगों को सेलेक्ट करती है। ठीक है, बाकी तो क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। ये एबिलिटी आप में है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, ये पता है। ठीक है, चलो एक एक हिस्से को हम एक एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बंदे की मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। तो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल में से एक है कि सपोज एक आदमी जो है किसी काम को, काम का नाम मान लीजिए W, 5 दिन में करता है, 5 days। वही सेम काम को एक औरत जो है, वन वुमेन, उसी सेम काम को, W काम को 3 दिन में करना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, यही W काम है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की कैपेबिलिटी। कॉमन बात है ना, बंदे की पहले कैपेबिलिटी देखते हैं। कैपेबिलिटी कैसे देखेंगे, ये लोग एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेते हैं। तो अगर 5 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और देखो इस चीज का मैं नाम देता हूँ, अभी तो मैं नाम दे रहा हूँ, आप लोगों को नाम की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ कि ये पावर ऑफ मैन क्या है। पावर ऑफ मैन मतलब कि वो एक दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेता है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि 5 दिन में वो कितना कर लेता है, 5 दिन में पूरा का पूरा काम W कर देता है। W काम वो 5 दिन में पूरा कर देता है। अब मेरे को एक दिन का निकालना, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ, तो ये 5 से 5 गया। एक दिन में जो आदमी काम करता है
वो हो जाता है W/5। और ये कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर वो 5 दिन में पूरा काम करता है यानी एक दिन में काम का वो 1/5 हिस्सा करता होगा, तो पावर ऑफ मैन हो गया कि वो एक दिन में कितना काम करता है, W/5। वैसे ही पावर ऑफ वुमेन निकाले तो देखो पावर ऑफ वुमेन निकालते हैं वैसे पावर ऑफ वुमेन ये कितना है, तो क्या 3 दिन में वो W काम कर देती है। तो एक दिन के लिए, तो एक दिन में जो वुमेन है वो काम कर देती है W/3, यानी काम का 1/3 हिस्सा। सही बात है ना, कोई काम अगर 3 दिन में होता है तो उस काम का 1/3 हिस्सा एक दिन में खत्म हो जाएगा, 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो वुमेन का जो पावर है, पावर मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड में क्यों किया, ताकि दोनों का दोनों एक ही बेस पे आ जाए। ऐसा आप लोग करते हो ना फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर बराबर कर देते हो, दो नंबर को कंपेयर करना होता है। तो जैसे 4/5 है और 3/4 है, तो दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर बराबर कर देते हो, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हो। तो वैसे ही पावर होता है। क्या होता है कि एक दिन में ये लोग कितना कर रहे हैं, यानी उन लोगों की क्षमता, उन लोगों की कैपेबिलिटी निकाल ली जाती है। ठीक है, अब इसके लिए कोई जरूरत, मैंने नाम दे दिया, नाम का जरूरत तो नहीं, नाम के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि एक दिन में ये इतना कर देता है और ये एक दिन में इतना कर देता है, दोनों मतलब मैन एक दिन में W/5 कर देता है और वुमेन W/3 कर देता है। यानी अगर दोनों का मिलाया जाए तो मैन प्लस वुमेन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन में ये लोग इतना काम कर देंगे। और मेरे को निकालना है कि ये कितने दिन में पूरा काम कर देंगे। तो इसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितने नंबर ऑफ डेज उतने में ये पूरा का पूरा काम कर दे W। सही, W यहां से कॉमन निकल जाएगा और W से W कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 प्लस 1/3 इंटू T इज 1। अब ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है, एलसीएम लेके। ठीक है, तो 3 + 5 8 और नीचे हो जाएगा 15, यानी कि T की जो अपनी वैल्यू आ गई उसको हम ऊपर लेके चलते हैं। तो बेसिकली ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 15। T इज इक्वल टू 1, यानी T इज इक्वल टू आ जाएगा 15/8 डेज। इसका मतलब क्या है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ऊपर 8 का मल्टीपल निकालो, 8 की मल्टीपल, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 7/8, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा T 1 + 7/8, यानी एक दिन प्लस 7/8 ऑफ एक दिन, मतलब 2 दिन पूरा का पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको दूसरा तरीका लिखने का ये होता है 1/7/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ गया आइडिया? तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो क्वांट में आते हैं। मैंने एक हिस्सा बताया ऐसे, मतलब इसमें देखिए कोई फॉर्मूले और का कोई जरूरत नहीं था, कॉमन सेंस कि अगर इतने लोग इतने टाइम में काम कर देते हैं, ऐसे ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जाता है बहुत ऊपर लेवल तक है। ठीक है, बट इससे आपकी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी कि आपके में मेंटल एबिलिटी कितनी है। डाटा इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी चेक करता है, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी चेक करता है कि मतलब जो मुझे डाटा दिया गया है, डाटा किस फॉर्म में दिया जा सकता है, या तो कुछ ग्राफ बना के दिया जा सकता है एक तरीका, या दूसरा तरीका है या टेबल फॉर्म में दिया जाता है। तो ग्राफ में देखो दिखाता हूं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बार ग्राफ। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ईयर 2016, ये है 2017 और ये है 2018, बार ग्राफ है 2016, 2017, 2018। ठीक है, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर जेई, जेई में जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मेरे पास डाटा है, डाटा दिया है। ठीक है, अब इस डाटा से इंफॉर्मेशन निकालना, उसी को कहते हैं डाटा से इंटरप्रेट करना, डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये आपकी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी बताता है
कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो देखो मैं एक आध ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ और वही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि डाटा 2016 से 2017 में मुझे ये पता चला कि जो बच्चे अपीयर हो रहे थे 2016 में उससे मात्रा 2017 में कम होगी जेई की। 2017 से 2018 में पता चला कि ये मात्रा बढ़ गई। एक ऑब्जर्वेशन ये अपने निकाल लिया। दूसरा बोलिए कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन से साल में अपीयर हुए 2018, सबसे कम कौन से साल में अपीयर हुए 2017, ठीक है। तो ये डाटा को देख के इंटरप्रेट करना, ठीक है, इसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब डाटा आपको दिया है, ये तो हो गया ग्राफ का डाटा है। ग्राफ सिर्फ बार ही नहीं होता, पाई चार्ट भी आप जानते हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये अपने इंडिया में हॉकी फैन, और ये जो हिस्सा है ये मान लो क्रिकेट फैन। ये हॉकी फैंस और ये क्रिकेट फैंस है। तो यहां से मैं पूछूंगा कि इंडिया में तो पूरा पूरा गोला जो है वो इंडिया का पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से फैन है, हॉकी के या क्रिकेट के? क्रिकेट के फैन सबसे ज्यादा। ऑब्जर्व किया आपने, डाटा देखा और इससे ऑब्जर्व किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है। अब मान लो कि ये अगर सर्कल का सिर्फ एक क्वार्टर हिस्सा होता, 1/4 1/4 हिस्सा होता, तो मैं ये बोल सकता था कि क्रिकेट के फैंस जो है वो हॉकी के फैंस से 3 टाइम्स ज्यादा है। 3/4 हिस्सा है तो 3 टाइम्स ज्यादा है इंडिया में। समझ गया आइडिया? अच्छा, तो ये होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डाटा से इंटरप्रेट करना। अभी तक तो हमने ग्राफ से देखा, अब दूसरा तरीका होता है जो देखने का, वो होता है कि अगर आपको डाटा का टेबल दिया, डाटा का टेबल दिया, जैसे ये मान लो कि स्टूडेंट के रोल नंबर और यहाँ पे उनके मार्क्स, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, इसके मान लो मार्क्स है 60, 70, 80, 90, फिर 60, और ये मार्क्स 100 में से, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 60 एक बार, 60 दो बार, यानी कि 60। ऑब्जर्व किया तो ये टेबल का डाटा है, यहां से आपने डाटा से इंटरप्रेट किया, कहते हैं डाटा इंटरप्रेटेशन। सारी चीजें मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही होता है, देख के घबराना नहीं है कि नहीं ये एरिया वो नहीं है, ये एरिया वो नहीं है। सिंपल तरीके से देख रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा और ट्रिक का लेवल होगा, तो ट्रिक होगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अगर एज इट इज ही दे दिया तो फिर वो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बस आप लोगों के 10th तक के नॉलेज से उसको सॉल्व करेंगे। और ये सब चीजें बहुत जरूरी है, आज नहीं, जब तक आप कहीं किसी जॉब पे पोजीशन नहीं हो जाते तब तक ये एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड का। इसी एरिया को कहते हैं एप्टीट्यूड का एरिया। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो एरिया में है इंग्लिश, और इंग्लिश सीखने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब एरिया अगर आप समझ गए ना तो आप में पूरी टेक्निकल कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा एरिया भी आप समझ गए, तीसरे एरिया पे मूव करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, एक बंदे के लॉजिक को चेक किया जाता है कि उसमें कितना लॉजिक है, ठीक है, कितना वो लॉजिकल चीजों को देख पाता है, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि PQRS 4 स्टेटमेंट है। जैसे स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, कि आज बारिश होगी या आज बादल लगेंगे या ये होगा, ऐसे 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है। मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट क्वेश्चन में आपको ऐसे टेबल बना के नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट लिखा होगा। मैं आप लोगों को सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हैं। हर बंदे का अलग अलग तरीका होगा, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट है PQRS। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दो, अब ये PQRS 4 स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन का पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो ये बोलता है कि इफ बोथ P and Q आर ट्रू, इफ बोथ P and Q आर ट्रू देन R इज फॉल्स। एस के बारे में कुछ नहीं बोला,
ने बोला पहला पहला जो पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ डाटा में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ के और हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो इफ P and Q are true then R is false, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है ना, ये हमारे लिए मतलब समझ लो भागवत गीता की तरह, ठीक है। इसको मान लो, ये गलत नहीं होगा, ये चीजों को मान के ही हम बाकी चीजें करेंगे। और इसमें दिखा दो लॉजिक कैसे लगाएं। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? दूसरा स्टेटमेंट दिया है इफ P इज फॉल्स, मतलब अगर P फॉल्स होगा, फॉल्स को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं ट्रू को T, तो इफ P इज फॉल्स देन S इज फॉल्स, और किसी के बारे में कुछ नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे दिया है बट मैंने इसको मैप कर दिया, ये स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, सपोज R इज ट्रू, ये हमने मान लिया ये ट्रू है। तो अब 4 क्वेश्चन दिया है, मतलब 4 उसने पूछा, अब 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नेसेसरली होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि वो तो सही होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो R इज ट्रू दिया है और 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में लिख देता हूं, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 कहता है Q इज फॉल्स। ऑप्शन 2, इफ S is false then Q is false। तीसरा ऑप्शन कहता है if S is true then Q is true। और चौथा ऑप्शन कहता है if S is true then Q is false। तो अब ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर है जो पक्का का पक्का सही ही होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन देख के ही हम यहां पे डील करते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि सपोज R इज ट्रू, और ये दोनों स्टेटमेंट तो हमें मानना है, ये तो हमारे ग्रंथ की तरह है, इसको मान लो, ठीक है। तो ये ट्रू है, और तो इसने क्या बोला Q फॉल्स होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, Q इज फॉल्स। अच्छा, इसका मतलब अब मैं पहले स्टेटमेंट जाता हूं। तो इसने बोला है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इफ P and Q are true then R is false। अच्छा, इसी चीज को लॉजिक लगाओ। तो क्या लॉजिक क्या लगाओगे आप? ठीक है, लॉजिक लगाओ कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो R फॉल्स होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट दोनों में से एक फॉल्स होना चाहिए इसको ट्रू बनने के लिए, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तब तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो किसी एक को फॉल्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक को फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। P और Q में से किसी एक को फॉल्स होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू बनेगा, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रू हो गया तब तो ये फॉल्स ही है। और हमने सपोज किया है कि ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रू तो यहां नहीं हो सकते, किसी एक को फॉल्स होना पड़ेगा। बट किसी एक को होना पड़ेगा, उसके लिए Q को फॉल्स होना तो जरूरी नहीं है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब P भी फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो जाए तो ये फॉल्स हो जाए। समझ गया आइडिया? तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट आउट हो गया। ऑप्शन 2, अब बोला कि ये तो सपोज रखना ही है, R ट्रू है, ये तो हमेशा ये हमको सपोज करके रखना है, R ट्रू है। तो दूसरे स्टेटमेंट कहता है इफ S इज फॉल्स। अब मान लिए कि अगर S फॉल्स हो गया देन Q इज फॉल्स। उसने बोला अगर S फॉल्स हो गया तो Q भी फॉल्स होगा। अच्छा, अगर S फॉल्स हो गया तो क्या P फॉल्स रहेगा? ऐसा जरूरी है? वो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कहता है अगर P फॉल्स होगा तो S फॉल्स होगा। ऐसा नहीं बोला गया कि अगर S फॉल्स होगा तो P फॉल्स होगा, दोनों में फर्क है। ये है तो ये है, ऐसा नहीं बोला गया कि ये है तो ये है। अगर P फॉल्स होगा तो S फॉल्स होगा, अगर S फॉल्स होगा तो P तो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है,
तो क्यू को क्या जरूरी है कि वो फॉल्स हो, क्योंकि मान लो अगर ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, तो तब ये सेटिस्फाई करेगा ना, एक फॉल्स एक ट्रू, तो ये इसको कोई दिक्कत नहीं कर रहा, इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमने पहले सपोज कर दिया है, ठीक है। तो मैंने बोला ये भी तो एक तरीका है, इसका मतलब ये सही होना जरूरी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गया, ठीक है। चलो अब अगला क्या कहते हैं, इफ एस इज ट्रू, अब यहां पे ध्यान से देखना, इफ एस इज ट्रू, अब अगर एस ट्रू होता है देन क्यू इज ट्रू। अब इस चीज को देखना, इसी में दोनों पॉइंट अब कवर हो जाएंगे, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अगर एस ट्रू होता है तो क्या पी फॉल्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर पी फॉल्स हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि एस को भी फॉल्स होना पड़ेगा, बट एस तो हमारा ट्रू है, इसका मतलब आप कंस्ट्रेंट लग गया कि इसको तो भाई ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर दूसरा स्टेटमेंट बोल देगा कि भाई ये भी फॉल्स होना चाहिए था एस, बट एस तो हमने ट्रू माना है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, ये कंस्ट्रेंट में है, लॉजिक है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट से ही लॉजिक निकाला जा रहा है और एक सपोज करके, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया, बट अभी दिक्कत क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका मतलब मजबूरी में क्यू को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा, क्योंकि इसको ट्रू मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत, इफ एस इज ट्रू देन क्यू इज फॉल्स, ये सही। ये तीनों एरिया में से सबसे टफेस्ट एरिया माना जाता है, कभी कभार इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है, ठीक है। इसीलिए मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगा, सबसे लास्ट में मैंने इसलिए इसको पकड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल, बट इसमें नया कंसेप्ट में कुछ नहीं लगाया, बस जो जो चीज दी गई है उसका इस्तेमाल किया, कंसेप्ट तो कुछ नया नहीं था ना। देखो ये एप्टीट्यूड का जो एरिया होता है ना, वैसा होता है कि जब हम कभी गाँव जाते हैं ना तो माँ बाप मतलब जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, पुराने बुजुर्ग वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा तुम इतना पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, चलो ये क्वेश्चन का जवाब दो, ये वैसे एप्टीट्यूड का एरिया होता है, क्योंकि वो आपके बेसिकली मेंटल एबिलिटी, आपके लॉजिकल रीजनिंग, इन सबको चेक कर रहे होते हैं, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब आइडिया को चेक कर रहे होते हैं, उसके लिए बेसिक नॉलेज ही काफी होती है, और 10th तक आपने बहुत पढ़ा, उतने में पेपर सॉल्व होगा। मैं अगले दिन के एनालिसिस में दिखाऊंगा कि आपके 10th तक के नॉलेज में पेपर सॉल्व करके, तो ये आइडिया भी आप समझ गए कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे होता है, कैसे लॉजिक लगाना पड़ता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। देखो मैंने किसी भी बीच के गैप को नहीं भरा, कोई भी फालतू केस नहीं बनाया, ये एक आइडिया से सॉल्व किया मैंने। तो अब हम समझ गए कि एप्टीट्यूड के एरिया में आता क्या है, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूंगा, जितने भी डाउट होंगे उनके मैं क्वेरीज का आंसर दूंगा, ठीक है, इस चीज को रिगार्डिंग लेके, ठीक है। जरूरत क्या है वो भी मैंने बता दिया, एरिया कैसा होता है वो भी मैंने बता दिया। अब कोई चाहे तो तीनों एरिया को सेपरेटली पढ़ सकता है, बट जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मन है तो पढ़ सकते हो, नुकसान नहीं करेगा। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये सब चीजें कॉमन सेंस की तरह होती है, ठीक है। अच्छा अब ये तो मैंने बता दिया, पेपर का पैटर्न भी बता देता हूं। तो पेपर के पैटर्न में टोटल क्वेश्चंस होंगे 50, जिसमें से 12 क्वेश्चन क्वांट के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन होगा और डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन होंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, अगर पेपर रिलेटिवली इजी रहा तो 1.5 आवर्स का होगा, यानी 90 मिनट्स। अगर पेपर थोड़ा टफ रहा तो 2 आवर, इजी रहा तो 1.5 आवर, टफ रहा तो 2 आवर, डिपेंड, ठीक है। क्योंकि कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो चेक करे। अभी मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया, कुछ ऐसा पेपर बनाया जाएगा कि चीजें सिंपल होंगी बट आप लोगों को मुश्किल पड़ेगी वो चीज को सोचने के लिए, और वही आपकी सोचने की एबिलिटी हमको देखनी, और कुछ नहीं। पेपर का पूरा मकसद यही है कि आपकी वो एबिलिटी चेक करनी है। अगर आप में वो एबिलिटी होगी ना तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आइडिया को आप समझ सकते हो और पेपर के लिए आप अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हो। तो ये एरिया कहीं से भी ऐसा नहीं आप बोलोगे कि इररेलेवेंट है जेईई से, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हिस्सा है, ये तो सीखना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट मैं कुछ टाइम में बैचेस शुरू करूंगा क्लास 6 से लेके और 10th तक, जिनको मैं स्पेशली एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम के लिए आने वाले टाइम में जरूरी है और ये आपके सोचने की एबिलिटी को बढ़ाएगा,
और ये अगर एबिलिटी आप में आ गई ना तो आप कोई भी एरिया पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी एबिलिटी इंसान में अगर मौजूद रहती है ना तो वो कुछ भी पढ़ सकता है। इट डजेंट मैटर कौन सा सब्जेक्ट आपको उठाना है, कुछ भी उठाओ आप पढ़ सकते हो। ये एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, MBA के लिए, IIM, ये सब पूछते हैं, कैट, जैट। फिर बाहर जाने के लिए किसी को फॉरेन जाना होता है, SAT, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। GRE में पूछा जाता है, क्वांट पूछा जाता है GRE में, ठीक है। GRE का एग्जाम जो फर्दर हायर डिग्री के लिए जा रहे हैं ना, GRE में पूछा जाता है। GMAT, जिसको मतलब मैनेजमेंट MBA का कोर्स अगर इंडिया के बाहर करना है, GMAT में ये सब पूछे जाते हैं। ये सब ऐसे एरियाज हैं, मतलब ये इससे पीछा जल्दी नहीं छूटने वाला। तो इसको अच्छे से आज ही समझ लो तो सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, पूरा पैटर्न मैंने बता दिया, पूरा आइडिया दे दिया। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।